वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर। और स्पेशल ऑफ कोर्स ये हेल्थ सेगमेंट है और इस हेल्थ सेगमेंट में हम डिफरेंट डिजीज़ पे बात करते हैं और ख़वातीन की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो समटाइम्स कुछ लोग नहीं इतना ओपनली बात करते, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर हम नहीं बात करेंगे तो समटाइम हम अंदर ही अंदर हमारे जो हैं बीमारियां वो ज़्यादा पनपने लगती हैं और वो फिर डेंजरस हो जाती हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात इस वक्त जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है वो है ख़वातीन। जब ऑफ कोर्स एक औरत की लड़की की शादी होती है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका एक खुशी का इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया जाता है और वो किसी भी वजह से कि अगर पहले से ही शादी से पहले उससे कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बाद फिर वो और मज़ीद ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है और वो होती है फिर आगे चल के इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन की तरफ भी जा सकती है। और किसी भी रीज़न की वजह से, इनफर्टिलिटी की वजह से, किसी भी वजह से ये उसकी ज़िंदगी के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है, उसकी खुशियाँ बड़ी ख़राब कर देती है। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन की जो इस बांझपन का कैसे शिकार होती है। तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हैं और वो तशरीफ़ रखती हैं नसीम अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बहुत देर की मेहरबान आते आते मुझे पता है आप माशाल्लाह तीन जगह पे, सिविल में और एक मलीन में बड़ा ज़बरदस्त बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर फिर इनका अपना भी हॉस्पिटल है, तो तीन जगह पर। और बहुत ही ये जो ख़वातीन का जो डिलीवरी होना और ये वो इस चीज़ को देखना, फिर उनको पेशेंट को चेक करना, फिर ये मेरे लिए जो टाइम निकाल के आती हैं इनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और अब मुझे बताएं कि आज हमारा जो टॉपिक आपने कहा है कि सभी इनफर्टिलिटी पे बात करें, आपके पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में? अच्छा, इनफर्टिलिटी जो है वो असल में बेऔलादी है। हर औरत के और मर्द की जब शादी होती है तो लाजमन उनको ये होता है कि उनके पास एक बच्चा भी आए और खुशी, बड़े घर में खुशी का पैगाम आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के 2 साल गुजर जाने के बाद अगर औरत कंसीव ना करे तो फिर इसको सोच लेना चाहिए कि अब इसको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कभी शुरू में प्रेगनेंसी ना हो तो हमने सबसे पहले ये सोच लेना है कि ये मतलब सबसे पहले इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ओके, मेल और फीमेल दोनों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। दूसरी वजह जो है वो फीमेल का इन्फेक्शन होना, जो विजाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तीसरी वजह जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो इनिशियली हमें जो है सबसे पहले इसको देखना है कि हमें पेशेंट को, जो वो पेशेंट तो नहीं है, वो समझो कि वो एक खातून को हमें रिलैक्स करना होगा कि एक नेचुरल फिनोमेना है, सबको इस पे से गुजरना है और इसके बाद वो औलाद से उसको मिलेगी। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन हो उसको और उस डिस्चार्ज की वजह से जो भी स्पर्म वहाँ जाता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है अगर ये इनफर्टिलिटी का नाम हम उस वक्त लगाते हैं कि जब 1 या 2 साल का अरसा गुजर जाता है, हमने उसको जो है सबसे पहले करना क्या है कि वो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमें उसके टेस्ट करवाने चाहिए, हमें इसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसके टेस्ट करवाने चाहिए, उनकी फैमिली में किसी और को इनफर्टिलिटी का मसला तो नहीं है, इसके अलावा जो है वो खुद जो है वो कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा जो है हार्मोन उसका टेस्ट करवाएंगे, हार्मोन में हम उसको देखेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, आपने थायराइड की बात की ना, नाज़रीन आप हमारा PTCL नंबर 021 आप इस पे ज़रूर कॉल कीजिए, क्योंकि ये जो 1 बाय 1 बता रही है, मैं इनसे कहूँगी कि प्लीज़ एक बार फिर अगेन ये रिपीट कर दें कि कौन सी जो है इंटरनल इन्फेक्शन इन्होंने बताया, थायराइड बताया, और अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है यूरिन इन्फेक्शन से। वो वही बात है कि वो जो सेल आपस में जब मिलते हैं वो उसके बाद वो पनप नहीं पाते, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्रूमिंग। अब मैं चाहूँगी मैम इससे प्लीज़ एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, असल में होता ये है कि हमें सबसे पहले जो है पेशेंट की एग्जैक्ट हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में हमें ये पता करना है कि उसकी हिस्ट्री में कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है उनकी इनफर्टिलिटी की, या फिर जो है इसको
दूसरी हिस्ट्री में आ जाता है कि इसको कोई वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं होता, जी। इन्फेक्शन तो नहीं है उसको किसी किस्म का इंटरनली। ये सब देखने के बाद अगर हम पेशेंट से ये कहेंगे कि वो अपना जो है एक लैब से टेस्ट भी करवा ले, और उन टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट जो है हमारा बेसलाइन टेस्ट होता है, जिसमें हम जो है वो CBC वगैरह करवाते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा एनेमिक हो, उसमें TLC अगर रेज आ रहा है यानी WBC अगर रेज आ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि इसको इन्फेक्शन है, फिर इन्फेक्शन को देखेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन TLC वगैरह जो है नॉर्मली आम बीमारियों में भी बढ़ जाता है, लेकिन हमें एक फोकस मिल जाता है कि हमें इसको देखना है, इसको देखना है। इसका यूरिन टेस्ट करवाएंगे, यूरिन में इन्फेक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने उसका जो है वेजाइनल डिस्चार्ज का पस फॉर CS करवाते हैं, और इसके अलावा जो है डिपेंड अपॉन एज जो है हम उसका पेप स्मेयर भी करवाते हैं। ये चीज़ें तो हो गई हमारी इंटरनल उससे। फिर हम उसके ब्लड लेवल पे आते हैं। ब्लड लेवल में जो है हमने उसका क्या किया कि हमने उसका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इसके अलावा जो है थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि हमें पता चले कि PCO तो नहीं है कहीं पे, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसे हम कहते हैं वो तो नहीं है उसको। फिर उस हिसाब से इलाज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन को हम देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल उसको देखेंगे। बाज़ ख़वातीन के जो है उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे। फिर सीरम प्रोलैक्टिन लेवल करवाएंगे, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी हो जाती है उसमें, और तो ये तमाम चीज़ें जो है जब मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी होगी तो उस पे जो है वो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, लेकिन ये वो मेन खास पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके अच्छा, जिस तरह ये एक एक बात क्लियर करके आपसे कह रही हैं तो आप ज़रूर गौर से सुने। और अगर आप कभी कभी मैंने देखा है डॉक्टर साहब कि कुछ ख़वातीन अंदर ही अंदर बीमारियां उनकी क्रिएट होती रहती हैं, और वो जैसे मेडिसिन नहीं खा पाती हैं या हैवी डोज जिनको सूट नहीं करते, या उसके साइड इफ़ेक्ट उनके जिस्म पे इतने पड़ते हैं कि वो उनका दिल टूट जाता है। वो कहते हैं भाई मुझे कंसीव करने के लिए मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी। तो इसके क्या एक अच्छी डॉक्टर के पास नहीं जा रही, या डॉक्टर उसको समझ नहीं पा रहा? दोनों बातें। देखिए, सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। ओके। जब वो उसकी बात सुनेंगे, उसकी हिस्ट्री सुनेंगे, तो सबसे पहले तो पेशेंट उसी से सेटिस्फाई हो जाता है कि बाकी हबड़ दबड़ में नहीं है पेशेंट। डॉक्टर वो ये नहीं कह रही कि मुझे तवज्जो नहीं दे रही, मैं भी बोल रही हूँ, उससे दवा भी लिख के मुझे दे रही और मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, तो उसको तसल्ली नहीं होगी, वो फिर डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो है वो पेशेंट जो है, डॉक्टर जो है पेशेंट की बात अच्छी तरह गौर से सुनेगा तो पेशेंट क्यों नहीं जाएगा उसके पास, और वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको बताएंगे कि अगर आप ये वाली दवा लोगे तो इसका ये फ़ायदा है, और अगर आप ये दवा लोगे इसका ये फ़ायदा है। लेकिन अगर कभी आपकी बॉडी में वो आपको सूट नहीं करता, बॉडी का अपना एक रिएक्शन होता है दवाओं के साथ, तो अगर वो कभी सूट नहीं करता तो वो डॉक्टर को बर वक्त इतला दे, तो डॉक्टर उस दवा को बदल कर उससे थोड़ी कम पावर की मेडिसिन उसको दे देते हैं, और इंशाल्लाह ताला पेशेंट को फ़ायदा होगा और उसका दिल भी नहीं टूटेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी को ये दवा सूट कर रही है, तो वो फिर वो दवा लेगा जरूर। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप एक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर एक होता है कि नॉर्मल हम बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, आपको पता है इसने इंजेक्शन लगाना है, इसने 3 दिन की मेडिसिन देनी है और हमने ठीक हो जाना। लेकिन अगर आपकी एक सीवियर कंडीशन है, ऑफकोर्स एक आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इनफर्टिलिटी का, तो ऑफकोर्स आपको पूछना चाहिए कि अगर इस मेडिसिन का ये फॉलिक एसिड है तो इसके लिए क्या मेरे लिए बेनिफिट है, ये न्यूट्रिशन है, ये जिंक है, या कोई हम लोग जैसे कुछ खास लेती है ना प्रोडक्ट की, भाई इसके ये अफादियत है आपका, बिल्कुल। हाँ। और इसमें आपका ब्लड बनेगा, इसके आपके सेल बूस्टअप होंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। तो आपके थोड़ा सा नॉलेज लेना, आपकी भी गलती है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते और आप उसी डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी बात डिटेल में सुने। और कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, सॉरी टू से, उन्होंने बस एक वो यूं करके वो 2 मिनट जाएं जी ये ले लें, और उन्होंने बस बाहर की दवाइयाँ देनी है, उन्होंने कुछ नहीं। कभी कभी डॉक्टर ना वो बताते भी नहीं है, और कभी कभी डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आप जाएं लेकर आएँ, फिर मैं आपको दोबारा बुला के आपसे पूछती हूँ। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है, और लोग उसी के डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो उसकी बात सुनते हैं। सुनती है वो उसे कहती है कि जाओ दवा लेकर आओ, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप उस हिसाब से खाइएगा। बिल्कुल। अच्छा, इनफर्टिलिटी की बात हो रही है, और कम से कम
कभी कभी ऐसा होता है कि आप मुझे कुछ केस भी बताती रहती हैं और मुझे बताएं कि कभी कभी आपके पास एक 50 साल की उम्र में उससे अल्लाह पाक ने, वो कितने डॉक्टर के पास गई मैंने होगी, आपके पास भेजी थी। हाँ, कितने डॉक्टर के पास वो गई होगी ये सोचे। बहुत ज्यादा। कभी कभी वो उम्मीद और कभी नाउमीदी भी उसके इर्द गिर्द। वो नाउमीद हो गई थी। वो कह रही थी कि जो मेरे साथ के लोग थे उनकी तो बच्चों की शादियां हो गई हैं, बस अल्लाह पाक तो जिसे दे दे। अल्लाह ताला ने उसको बेटी दी, उसको माशाल्लाह बहुत खुश है वो खातून। क्या प्रॉब्लम थी, आप क्या समझते, 50 साल इज टू मच? बहुत ज्यादा है कि ये तो समझो कि रेयर केसेस होते हैं, एक मुआवजा टाइप की चीजें होती हैं जो कि हो जाती है, लेकिन ये जो असल में उसने एक उम्मीद रखी और उस उम्मीद पे अल्लाह ने उसको दिया। उसने कितनी दुआएं की होंगी। फिर उसके बाद उसका जो है मेडिसिन में जो मैंने अपने पास से दी थी, क्योंकि ये ख़वातीन जो है डिस्चार्ज पे तवज्जो नहीं देती और ज़्यादातर डिस्चार्ज से जो है वो ये इनफर्टिलिटी हो जाती है। कभी कभी जो अंदर के जो ट्यूबें होती है वो बंद हो जाती है, ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं, हम उसे कहते हैं। तो उसमें जो है पीआईडी में उसमें जो है ये ट्यूबें ब्लॉक हो जाती है। तो जैसे ही आप उसके जो है इन्फेक्शन को सही करेंगे तो वो कंसीव हो जाएगी। वो अगर वो ब्लॉक हो गई तो ब्लॉकेज को खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए जो है जो ट्यूब जो है ओपन है, जिस साइड की, 2 साइड की ट्यूब्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट पे, तो अगर एक ब्लॉक हो गई है, एक खुली हुई है, तो उसी से कंसीव हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि उससे कंसीव हो गए। और शायद ये खातून के साथ भी यही था, क्योंकि इसको मैंने सबसे पहले जब यही, तो गरीब बहुत थी और इनफर्टिलिटी की मेडिसिन बहुत महंगी होती है, वो ले नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको 2-4 मेडिसिन अपने पास से ही थी और उसे मैंने कहा कि भाई आप जो है 1 हफ्ते बाद आइएगा, आप जब आपको पीरियड आए तो तब आना। बंदी को पीरियड चल रहे थे, जब वो आई तो मैंने उसको मेडिसिन अपने ही पास से दी और इन्फेक्शन की मेडिसिन के साथ दे दी कि विजाइनल डिस्चार्ज उसको था। वो नहीं बता रही थी, वो समझी ये रूटीन में हर औरत के साथ होता है। तो जब उसने वो मेडिसिन ली तो कंसीव हो गया उसको और अब उसकी माशाल्लाह बेटी हुई। आपको भी मैंने उसकी वीडियो सेंड की थी कि देखें ज़रा इसको। तो ये है, तो पेशेंट के रिलेटिव से ज़्यादा डॉक्टर को खुशी होती है कि वाह अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा तोहफा दे दिया। जो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जब बच्ची को लेकर आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि देखें ज़रा कितनी प्यारी बच्ची है। तो वाकई बच्ची प्यारी थी, लेकिन उस माँ के दिल पे उस बच्ची के लिए क्या तासुरात। 50 साल जिसने इंतजार किया कि अल्लाह पाक उसे औलाद से देखिए, देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक ही है। अल्लाह से नाउमीद ना हो, अल्लाह पाक जब देने पे आए तो वो कभी भी दे सकता है। एक छोटी सी मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जब से ब्राइडल चिकन आई हैं और जब से ख़वातीन और बच्चियों ने ये खाना शुरू किया है, क्योंकि वो बनती एक प्रोसेस से, लाइक ऑफ कोर्स उसके इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं और हर चीज़ का एक असर होता है। ऐसा नहीं है जब हम कोई ज़्यादा चीज़ मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं तो हमारे मैदे पे बड़ा बोझ हो जाता है। हम ज़्यादा कोई केमिकल स्मोक करते हैं तो ऑफ कोर्स अंदर एक अफेक्ट होता है। तो ये बताएं कि ये ब्राइडल चिकन जो है हम ज़्यादा खाने लगे हैं, तो पहले तो लोगों की एक बच्चों की 5-5, 6-6 बच्चे एक एक घर में एक औरत के होते थे। अब 1-2 करने के बाद हर बंदा जो है वो एक होता भी बहुत लेट है और एक ऑपरेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है या नहीं है ब्राइडल? हाँ, असल में ना इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि अगर हम देखें, एक इमेजिन करें तो जो मुर्गियाँ फॉर्म के हवाले से हम देख लेते हैं कि फॉर्म में बहुत सारी मुर्गियाँ एक साथ ही वो चूजे होते हैं और उनको वो चूज़ों को जल्दी बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उन चूज़ों को क्या करते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं और मुर्गी जो है वो 2-3 हफ्तों में तैयार हो जाती है। ठीक है। अब वो स्टेरॉइड अगर एक मतलब देखा जाए तो वो जो स्टेरॉइड ली हुई चूजा जो था वो अब मुर्गी बन गया, बहुत जल्दी, वक्त से पहले बन गया। अब उसने क्या किया कि हमने उसको खाया तो जो उसकी बॉडी में स्टेरॉइड था वो हमारी बॉडी में भी ज़ाहिर है हर पर रेगुलर खाने वाले हैं। ये नहीं कि कभी कभी लोग होते हैं डेली चिकन खा रहे होते हैं, डेली ब्रोस्ट खा रहे होते हैं, तो उनके साथ फिर जो है ये होता है कि वो लोग मोटा होना शुरू हो जाते हैं। और जब लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं तो चर्बी सबसे पहले ख़वातीन के जो है वो ओवरीज पे जमा होना शुरू हो जाती है। ओवरी पे जो है वो एक लेयर बन जाती है चर्बी की, और जो हर महीने जो है औरत को जो मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो उसमें से एक
फॉलिकल बहुत सारे इसके अंदर, बहुत सारे ओवरी में बहुत सारे, यानी अंडादानी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन उस फॉलिकल में से एक फॉलिकल मैच्योर होके और वो बाहर आता है और फट के बाहर आएगा वो उस ओवरी में से, ठीक है। जैसे पक के कोई चीज बाहर आती है, फ्रूट, इसी तरह से वो भी पक के बाहर आता है और फिर वो जो है मेल स्पर्म से मिलता है और बच्चा। लेकिन अब यहाँ पे इसके ऊपर चर्बी आ गई है, ठीक है, चर्बी आ गई है, उससे वो अंडा तो बड़ा हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं, फट नहीं पा रहा, तो उसका क्या होगा, या तो सिस्ट बन जाएगी या फिर वो बड़ा ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका प्रेशर नहीं हो रहा। तो जब प्रेशर, जब वो बड़ा नहीं हो रहा तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारे हर महीने के जो फॉलिकल्स हैं वो जमा होते रहेंगे और बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो खवातीन में ये पॉलीसिस्टिक ओवरी इस तरह से डेवलप होती है। इस तरह से नहीं, इस तरह से ये हाँ, ब्राइडल हमारे जी, लिए जी, नुकसानदेह। अच्छा, ये सिर्फ औरत के लिए, सिर्फ मर्द के लिए भी? ये मैंने सिर्फ स्टीरॉइड के हवाले से बात की कि वो जो उनको लगाते हैं स्टीरॉइड, वो इस तरह से होते हैं, लेकिन औरत के अपने अंदर भी हार्मोन्स रहते हैं जो कि ये फिनोमेना करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की इम्बैलेंस होना, जैसे कि थायराइड हार्मोन का डिस्टर्ब होना, इसके अलावा जो है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल जो है उसका इंक्रीज हो जाना, तो ये सीरम फास्टिंग इंसुलिन जो है उसका इंक्रीज होना। तो जब सीरम फास्टिंग इंसुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर अंडदानी पे चर्बी आना शुरू हो जाएगी और वो हो जाएगा। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा, वो भी यही फैट डिपोजिशन करेगा और उसके साथ क्या करेगा कि मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी हो जाएगी। ओके, अच्छा, ये किससे खवातीन का होता है कि मर्द हजरात से भी होता है, उनके ऊपर भी ऐसा हो सकता है? मर्द हजरात के भी जो है वो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। उनके हार्मोन के डिस्टर्ब होने की वजह ये भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा वो अपनी बॉडी का भी फिनोमेना, जैसे फीमेल में होता है वैसे इसमें भी होता है कि अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो उसमें गड़बड़ आ जाए तो फिर जो है स्पर्म नहीं बनते। ओके। और जब स्पर्म नहीं बनेंगे या उसमें कोई नुक्स आ जाएगा, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल या तो उसका कम है या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो फिर उसमें क्या होगा कि उसके जो है स्पर्म की मोटेलिटी कम होगी, किसी का हेड नहीं होगा, किसी की टेल नहीं होगी, किसी की बॉडी नहीं, वो जो एक स्पर्म होगा, ओके, मिलियंस के हिसाब से स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें से अगर हम एक एक को देखेंगे तो उसमें से कुछ के सर नहीं होंगे, कुछ को नॉर्मल होंगे, कुछ नहीं। तो अगर जहाँ पे एबनॉर्मल स्पर्म की तादाद बढ़ जाती है तो या फिर वो डेड स्पर्म की तादाद बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि ये मेल इनफर्टाइल हो गया, ठीक है। अब वो मेल बच्चा नहीं पैदा कर सकता, फीमेल बिल्कुल सही है लेकिन औलाद नहीं हो रही। लोग ये समझते हैं कि ये जो है औरत में खराबी है, लेकिन वहाँ पर मेल में खराबी होती है, फिर तो मेल इनफर्टिलिटी भी होती है और दैट इज द रीजन। ओके, अच्छा, जिस तरह आप अभी सिर्फ हम खवातीन अक्सर मैंने, लेकिन हम पॉइंटेड ज़्यादा खवातीन को करते हैं कि खवातीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और समटाइम हम उससे इतना प्रेशराइज करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। हम ये जो चीज़ है ना, हम सिर्फ प्रेशर एक औरत को कर रहे होते हैं, जबकि हम उसकी हिस्ट्री की तरफ, या कोई उसको अगर इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली या उसके हस्बैंड या उसके घर वाले जो भी सास ससुर वगैरह है, जो भी हैं नंदे, उन्हें डॉक्टर के पास प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाती। हम उसको खुद ही पिंच करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। हम उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन उसे हम कवर कर सकते हैं, और जब अल्लाह पाक जिसे देने पे आए तो उसे तवक्कल खुदा समझे कि इंसान के ऊपर थोड़ी रिलाई करना चाहिए कि इसकी वजह से नहीं हो रहा। हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो कोई यहाँ पे हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। एक हमारे पास पेशेंट आई भागती दौड़ती कि भाई मुझे जो है मेडिसिन देते हैं। मैंने कहा मेडिसिन, इसकी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, महीनों लग जाते हैं, मैं आपको कैसे मेडिसिन दे दी? कहते नहीं, वरना तो मेरा हस्बैंड जो है शादी कर लेगा। तो ठीक है, मैंने कहा ये एक तो छुप के आई थी, पैसे भी नहीं लाई थी साथ में, लेकिन मैंने उसको जो है मेडिसिन अपने पास से दे दी। अब जब मैं उसको मैंने मेडिसिन अपने पास से दे दी तो उसे मैंने ये कहा कि पहले आपकी शादी हस्बैंड की पहली शादी है या दूसरी शादी है? या मैं हर पेशेंट, इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट से पूछती ज़रूर हूँ। तो उसने कहा मैं उसकी तीसरी बीवी हूँ, ठीक है, और तीसरी बीवी हूँ और चौथी करने वाले हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा उन दोनों से बच्चे हैं? तो कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर मेल में खराबी है? कहते वो तो मानता ही नहीं है, वो तो कहते नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई खराबी नहीं है।
एंड देन आफ्टर दैट जो है वो कुछ अरसे के बाद चौथी भी उसने कर ली और पता चला कि मेल में ही जब चौथी आई तो उसने फिर वो कोई डॉक्टर थी हॉस्पिटल की, मशहूर हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उससे शादी की थी और उसने फिर कहा कि यार ये 4 जो ऊपर वाली नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हुए थे, तो खराबी तो आप में है, और फिर उसके वो ट्रीटमेंट कराने लगे। देखें जरा, आप लोग यानी कि अंडर एस्टिमेट ना करें, बिल्कुल औरत का तो फिर बड़ा- औरत पे ज्यादा प्रेशर ना करे, बल्कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी पेशेंट आपके पास आए, कपल को आप कहो कि आप दोनों एक साथ टेस्ट करवाओ, तो जिसमें भी खराबी होगी, अगर दोनों में खराबी है तो दोनों का इलाज हो, लेकिन अगर एक में खराबी है तो जिस बंदे में भी खराबी है, जिस बंदी में भी खराबी होगी, उसका इलाज हो जाएगा। और अगर ये नहीं कि एक का आप इलाज करते रहो और पता चला कि उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा, फिर जब दूसरे के टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसमें तो स्पर्म ही नहीं है, ओहो, जीरो स्पर्म, एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया में तो कंसीव ही नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो फिर अगर उसके लिए इलाज शुरू करेंगे और उसके लिए टीजी टेस्ट होते हैं, वो प्रोसीजर होते हैं, वो करवाते हैं, तो जब तक उसका इलाज चलता रहेगा, इधर औरत दूसरी वाली दोबारा से वो जब छोड़ेगी तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो कभी जाएगी। कभी हम लोग देखा है अक्सर इसलिए 7 इलाज जरूरी हाँ, होते ये हैं। कभी कभी आपने नोट किया कि जैसे आपने कहा 50 साल की उम्र में बच्ची हाँ, हाँ। उस लेडी ने कंसीव किया। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि यार नहीं, बच्चियों की बहुत जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, अगर ना देने चाहे तो अल्लाह पाक उसे भी ना दे, और देना चाहे तो फिर किसी को भी दे दे। तो हम लोग कभी कभी इस बात पे भी बहुत प्रेशर देते हैं कि भाई बच्ची की जल्दी से जो है ना वो 20-22 साल की हो और उसकी शादी कर जाए। ये ज़रा सा एक थोड़ा सा अलग का कॉन्सेप्ट है। और कभी कभी मुझे ये बताएं कि अगर बिफोर यानी कि शादी से पहले की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो जाके आगे चल के ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो कौन सी, ताकि हमारी जिन बच्चियों की भी शादी होने वाली है वो उन चीज़ को पहले क्योर कर ले। अव्वल तो ये है कि पहला क्वेश्चन आपने क्या किया जैसे था? फॉर एग्जाम्पल हमारी कुछ बच्चियों को मैं हड्डियों इसलिए का कह रही हूँ कि पानी मैं ज्यादा सिर्फ निकलना, पॉइंट उस चीज हाँ, पे नहीं, हूँ। जैसे अक्सर लड़कियों को लिकोरिया ज्यादा हो जाता है या हड्डियों का पानी बहुत निकलता है, बिल्कुल। वो आगे चल के ये उनके लिए बिफोर, जी शादी से पहले असल में शादी से पहले अगर लड़की को डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज कभी भी हो सकता है। जैसे पहले लोग कहते थे कि डिस्चार्ज जो है सिर्फ शादीशुदा औरतों को होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत छोटी बच्चियों को भी डिस्चार्ज हो सकता है अगर उनकी सफाई का ख्याल ना हो, उनके अंडर गारमेंट्स जो है अगर वो चेंज ना करें, वही पहने रहे, तो उसमें से जो है वो फिर उनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को बर वक्त सही कर लिया जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो शादी के बाद वो औलाद से माला माल हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि भाई इसको फलाने वक्त में डिस्चार्ज था इसलिए ये अभी कंसीव नहीं हो सकती, ऐसी बात भी नहीं है। बाज़ दफ़ा डिस्चार्ज होता है, क्रॉनिक डिस्चार्ज वालों की भी जब ट्रीटमेंट हम करते हैं वो ठीक हो जाती है। तो ये कहना है कि भाई ये लापरवाही नहीं करे, लापरवाही ना करे वो, ओके, और उस पे फोकस करे कि मुझे ये इलाज कराना है अपना, और अल्लाह ताला उसको फायदा देता है। इंशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ताला देगा। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पर इस सेगमेंट को, हेल्थ के इस सेगमेंट को यहाँ पे एंड करते हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी मैम आप अपना यहाँ पर ज़रा सा ख़वातीन को कोई मैसेज भी दे दें, और अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो वो आपसे कैसे रब्ता करें, ये भी बता दें। अच्छा, कुछ ख़वातीन मिलने ख़वातीन के लिए मैसेज ये है कि वो अपनी बच्चियों का ख्याल रखें अगर उनको डिस्चार्ज है, क्योंकि बाज़ दफ़ा 12-13 साल की उम्र में भी बच्चों को डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसका टाइमली उसका जो है ट्रीटमेंट करवा लें, ताकि वो क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुराना मर्ज, ठीक है ना, कि वो क्रॉनिक उसमें ना जाए और उसके जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो ना हो पाए, उससे पहले ही उसका इलाज कर दें, और ताकि आखिर में वो जाके बांझपन की तरफ ना जाए। ठीक है, तो अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, आबाद रहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।